हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। आप सभी का एमपीपीएससी की जीके एमसीक्यू सीरीज में फिर से स्वागत है। और ये एमपीपीएससी 2020 के जो फर्स्ट पेपर होता है जिसमें कि 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सब पर आधारित ये जीके सीरीज चल रही है, जो कि नया सिलेबस अभी एमपीपीएससी 2020 में लॉन्च हुआ है। उसके अकॉर्डिंगली ये पूरी सीरीज मैंने बनाई है, जिसका कि ये 41वां वीडियो है, 41वां वीडियो है। और इसमें वो सारे क्वेश्चन जो कि फर्स्ट पेपर पर होते हैं उस पर आधारित मैंने ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं। और इसमें अगले 25 क्वेश्चंस का पूरा डीप एनालिसिस लेके आया हूँ। और पूरी एमसीक्यू सीरीज बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस के साथ मैंने तैयार की है। तो इस पूरी सीरीज के साथ में आप जुड़े रहें और इसके साथ आप मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में ध्यान रहे, ऑल का रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद ही आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेंगी और एक भी मिस नहीं होगा। और साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक भी करें और साथ में वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य वो सारे परीक्षार्थी जो कि मेरी इस सीरीज से मिस कर रहे हैं वो भी लगातार जुड़ें और कंप्लीट मेरी सीरीज को देख पाएं। तो इस 41वीं वीडियो को मैं शुरू करता हूं, जिसमें कि अगले 25 क्वेश्चंस मैंने डीप एनालिसिस के साथ में कवर किए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न आ गया आपके सामने। यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का कौन सा स्थान है? ऑप्शन आपके सामने है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो कौन सा स्थान है इसमें? तो इसका सही ऑप्शन है द्वितीय। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। फ्रांस का यूरोप में अगर जो लोहा प्रोडक्शन होता है उसमें सेकेंड नंबर पर फ्रांस आता है और पहले नंबर पर आता है रसिया। ठीक है, रसिया में सबसे ज्यादा लोह प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, भुवन पहाड़ियां, गौरा पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां या फिर जयंतिया पहाड़ियां। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो वह है भुवन पहाड़ियां। ये इसका सही विकल्प है। जो भुवन पहाड़ियां हैं ये मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। बाकी के ये तीनों जो हैं ये मेघालय पठार का हिस्सा होती हैं। जयंतिया, गौरा, खासी और जयंतिया, ये तीनों पहाड़ियां मेघालय पठार का अंश हैं। इसमें जो भुवन पहाड़ियां हैं ये मेघालय पठार का अंश नहीं है। ये जो है ये मीजो हिल्स जो है, ठीक है ना, मीजो हिल्स का हिस्सा है ये। यहाँ लिख देता हूं मैं, मीजो हिल्स। ठीक है, मीजो हिल्स का ये हिस्सा है जो कि जो पूर्वोत्तर हिमालय है, पूर्वोत्तर हिमालय का ये हिस्सा है। ठीक है ना, पूर्वोत्तर हिमालय में आता है ये भुवन पहाड़ियां। बाकी के ये गौरा, खासी और जयंतियां, ये पहाड़ी जो है ये मेघालय पठार का हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर निम्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है अपने को। तो यानी कि इसमें सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरीके का आधार इसमें तय करना है कि कौन से संघीय क्षेत्र में कितना और संघीय क्षेत्र और राज्यों में जनसंख्या थी। तो ये ऑप्शन है आपके सामने, ए, बी, सी और डी। तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है सी। सबसे पहले पौंडीचेरी जिसकी जनसंख्या ज्यादा है, फिर उसके बाद में फिर मिजोरम आएगा सेकंड नंबर पर, फिर थर्ड नंबर पर चंडीगढ़, फिर फोर्थ नंबर पर जो है सिक्किम आएगा। अगर इसको जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पहले नंबर पर जैसे कि पौंडीचेरी है तो ये 12 लाख के आसपास, 12 लाख से ज्यादा इसकी आबादी है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पर क्या है? मिजोरम, जिसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। फिर तीसरे नंबर पर जो है वो है चंडीगढ़, जो 10 लाख, अगर इसको, ये भी 10 लाख है लेकिन ये 10,97,000 797,000 है इसकी आबादी। और चंडीगढ़ की जो आबादी है वो है 10,55,000। ठीक है, और फिर चौथे नंबर पर है सिक्किम, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है? 6 लाख से अधिक है। ठीक है, यानी कि 6 to 7 लाख, इसमें 11 लाख से ज्यादा नहीं है इसकी, और इसकी भी 11 लाख से ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें फिगर का अंतर है, इसलिए ये सेकंड नंबर पर अपना मिजोरम है, फिर थर्ड नंबर पर चंडीगढ़ आता है। ठीक है, इसको इस तरीके से अपन को याद करना है। अगला प्रश्न आ गया। खालिस्तान पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है, कौन सा है सबसे पहला? ओपेरा, मोजिला, नेटस्केप या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो सबसे पहला जो ग्राफिकल
सपोर्ट करता था, यानी कि ग्राफिक्स को जो सपोर्ट करने वाला वेब ब्राउज़र था, वो नेटस्केप था, ठीक है ना? देन उसके बाद में फिर बाकी के वेब ब्राउज़र आए। तो सबसे पहले नेटस्केप ही था जिसने कि सारी जितनी भी ग्राफिकल इंटरफेस की जो भी इन्फॉर्मेशन होती थी उसको सपोर्ट करता था ये। और अभी जैसे कि अपना मोज़िला है, फायरफॉक्स है, मोज़िला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, या फिर अन्य है जैसे कि अपना माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो ये सब बाद में आए, ठीक है ना? तो सबसे पहले नेटस्केप ही था जो कि इसको सपोर्ट करता था, ग्राफिकल जो इमेजेस होती थी उसको, ठीक है? अगला प्रश्न आ गया, वर्ष 2020 में चिकित्सा का जो नोबेल प्राइज है, वो किसको प्रदान किया गया था? ए. हॉर्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस, माइकल हॉटन, या फिर ये सभी? तो इसका जो डी विकल्प है, यानी कि ऊपर दिए हुए ये तीनों विकल्प बिल्कुल सही हैं, जिसमें कि 2020 का जो मेडिकल का नोबेल प्राइज है वो दिया गया था। और ये किसके लिए दिया गया था? ये तीनों वैज्ञानिक हैं, इन्होंने हेपेटाइटिस सी, ठीक है ना, हेपेटाइटिस जो सी है, सॉरी वो लग गया ये, हेपेटाइटिस सी के जो वायरस है उसकी खोज की थी इन्होंने, ठीक है ना? और उसके लिए इनको चिकित्सा में ये नोबेल प्राइज दिया गया। और इसी कारण से जो वायरस की खोज होने के बाद में ब्लड टेस्ट और जो अन्य दवाइयाँ जो इसके लिए बनानी थी वो बनाना संभव हो सका था, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको, किसके लिए? हेपेटाइटिस सी के लिए जो इनकी इस वायरस की खोज की थी इन तीनों वैज्ञानिकों ने, उसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज 2020 का मेडिकल में दिया गया था। अगला प्रश्न आ गया, यूएस ओपन 2020 टेनिस का जो पुरुष एकल वर्ग का खिताब है ये किसने जीता था? डोमिनिक थिएम ने, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, या फिर रोजर फेडरर? तो इसका जो सही विकल्प है वो है डोमिनिक थिएम। इन्होंने ये यूएस ओपन 2020 का जो टेनिस का पुरुष एकल वर्ग का खिताब था ये अपने नाम किया। और ये जो खिलाड़ी हैं ये किस कंट्री के हैं? ये हैं ऑस्ट्रिया के, ठीक है? ये आपको याद रखना है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के हैं ये, जिन्होंने कि किसको हराया था? जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को, ठीक है ना? ये भी आपको याद रखना कि किसको हराकर इन्होंने अपना ये जो खिताब है अपने पास रखा एकल वर्ग का, जो कि यूएस ओपन 2020 टेनिस का है, ठीक है ना? जर्मनी के खिलाड़ी थे अलेक्जेंडर जेवरेव, उसको हराकर डोमिनिक थिएम जो कि ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, स्थलवाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, या फिर पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात अर्थात जैन धर्म के लोग भद्रवाहु के नेतृत्व में रहे और वह श्वेतांबर कहलाए, या फिर सी, प्रथम शतक ईस्वी पूर्व जैन धर्म को कलिंग के राजा खेरवाल का समर्थन मिला था, या फिर बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्र पूजा करते थे? तो इसमें से कौन सा कथन है जो कि बिल्कुल सही है? तो इसका जो सी है ये कथन बिल्कुल सही है, यानी कि प्रथम शतक जो पहली शताब्दी के ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के जो राजा थे, राजा खेरवाल, उसका समर्थन मिला था, यानी कि ये इसका जो पॉइंट है बिल्कुल सही है। बाकी के ये तीनों पॉइंट गलत हैं इसमें, क्योंकि इसमें स्थलवाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार नहीं हुआ था। देखिए, स्थलवाहु तो मगध में ही रुक गए थे, ये मगध में ही रह गए थे, क्योंकि ये जो चौथी शताब्दी, ठीक है ना, ये चौथी शताब्दी थी, चौथी शताब्दी के समय में वहां पर मगध में एक बहुत ही ज्यादा भयंकर 12 वर्ष तक, लगातार 12 वर्षों तक यहाँ पर अकाल पड़ा था, यानी कि भोजन की समस्या हो गई थी और वहां पर भूखमरी ज्यादा बढ़ गई थी। तो इस कारण से वहां पर जो स्थलवाहु थे, ठीक है ना, वो वहीं पे रुके, लेकिन इनके साथ के जो भद्रबाहु थे, ठीक है ना, इनके साथ में जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु, ठीक है ना, ये वहां से स्केप हो गए थे, ठीक है ना, ये वहां से अपने शिष्यों के साथ में, ध्यान रखिएगा अकेले नहीं गए थे ये, अपने शिष्यों के साथ में ये कहां? दक्षिण भारत की तरफ, यानी कि कर्नाटका चले गए थे ये, कर्नाटका की तरफ में इन्होंने अपना प्रस्थान कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत जम के अकाल पड़ा था। तो इस कारण से
वहां पर कर्नाटक यानी कि दक्षिण भारत में प्रचार किया था भद्रभाहु ने, ना कि स्थलभाहु ने। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये गलत है। इसी तरीके से पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जैन धर्म में भद्रभाहु के नेतृत्व में श्वेतांबर कहलाए। नहीं, भद्रभाहु के नेतृत्व में जो पाटलिपुत्र में हुई थी वो नहीं, ये जो परिषद हुई थी, क्योंकि इन्होंने श्वेतांबर ये इसलिए कहलाए थे, भद्रभाहु के नेतृत्व में जो शिष्य गए थे वो श्वेतांबर इसलिए कहलाए क्योंकि ये वापस जब 12 वर्ष के पश्चात में जब अकाल खत्म हुआ तो भाद्रभाव वापस मगध की ओर लौटे। ध्यान रखिएगा, मगध लौटे, और मगध लौटने के पश्चात में जब ये लौटे तब स्थलभाव और उनके शिष्यों ने इनको श्वेतांबर कहा, यानी कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाला कहा था। तब से भाद्रभाव और जो दो ग्रुप में जो बटे, इसीलिए बटे ये। ठीक है ना, श्वेतांबर और दिगंबर। जो स्थलभाव के शिष्य और उनकी टोली थी वो दिगंबर कहलाई, और जो भद्रभाव और उनकी शिष्य की टोली थी वह श्वेतांबर कहलाई। ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो दिया हुआ ना, बौद्ध के विपरीत जैन धर्म में प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्र की पूजा करते थे। नहीं, प्रारंभिक में नहीं करते थे। ये जो पूजा हुई थी ये पूजा बाद में चालू हुई। ठीक है ना, पहले प्रारंभ में यहाँ पर मूर्ति पूजा का कोई प्रचलन नहीं था, लेकिन धीमे धीमे करके जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग थे, ठीक है ना, उन्होंने महावीर और अन्य जो तीर्थकर थे उनकी पूजा मूर्ति के साथ में करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। सामने आपके कथन दिए हुए हैं। पहला, हड़प्पा संस्कृति सिंध एवं पंजाब में परिपक्व हुई, या दूसरा, वहां से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली। तीसरा, वह क्षेत्र जहां वह फैली मिस्र व मेसोपोटामिया से बड़ा था। ठीक है ना, इसमें से कौन सा कथन सही है ये अपने को पता करना है। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो इसका जो सही विकल्प है वो डी, यानी कि तीनों ऊपर दिए हुए विकल्प बिल्कुल सही है। यानी कि हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई थी, उसके बाद में ये दक्षिण तथा पूर्व में भी फैली, और जहां पे भी फैली वो क्षेत्र मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा क्षेत्र था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया 9वां, खजुराहो किस वंश की सांस्कृतिक राजधानी थी? चंदेल, मौर्य, गुप्त या फिर पल्लव? तो इसका सही विकल्प है चंदेल। चंदेल वंश की ये राजधानी थी, और चंदेल वंश जो थे ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश थे, ध्यान रखिएगा, प्रतिहार वंश के ये सामंती थे, उनके अंडर में ये काम करते थे। बाद में इन्होंने अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया, और ये कहां पर है? ये है उत्तर पूर्वी जो मध्य प्रदेश है, छतरपुर, टीकमगढ़ और सतना पन्ना, ये पूरा क्षेत्र जो था, यहाँ पर चंदेलों ने जेजाक भुक्ति, याद रखिएगा, जेजाक भुक्ति के नाम से ये अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किया था, और खजुराहो को अपनी राजधानी बनाई थी, और यहीं पर 85 मंदिरों का निर्माण करवाया था। ठीक है ना, कब करवाया था? 950 से लेकर 1150 ईस्वी तक लगातार। और यहाँ पर जो पार्श्वनाथ एवं विश्वनाथ का जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो करवाया था चंदेल शासक दंगदेव ने, याद रखिएगा, दंगदेव। ठीक है ना, दंगदेव ने ही इसका निर्माण करवाया था, पार्श्वनाथ मंदिर का और विश्वनाथ मंदिर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अगर आप एमपीपीएससी और एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है फ्री टेस्ट। आइए जानते हैं ये कौन कौन से टेस्ट हैं और आप इनको देकर अपनी तैयारी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। यह टेस्ट दे सकते हैं वो भी फ्री में। जो भी बच्चे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अनअकैडमी लाया है चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज। यह टेस्ट सिर्फ आपकी तैयारी पूरी नहीं कराएगा, उसके साथ साथ मौका देगा अनअकैडमी का 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन जीतने का। बस आपको टॉप 3 में आना है और किसी भी एग्जाम को पास करना है। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपके लिए भी सिमिलर अपॉर्चुनिटी
है। आज ही हिस्सा लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करें। पाएं मौका अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन जीतने का। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो आपकी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हैं। जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ अपने प्रिपरेशन की जरूरत के अनुसार बैच ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। यह सारे बैचेस जल्द ही शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां पर भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है अचीवर बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है। अभी भी देरी नहीं हुई है, आज ही ज्वाइन करें। इस कोर्स का कोड मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी इंग्लिश मीडियम में कर रहे हैं, वो ध्यान से सुनिए। आपकी तैयारी के लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 18 फरवरी से शुरू हो चुका है। अभी भी देरी नहीं हुई है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे एमपीपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस 2020 की तैयारी हिंदी में कर रहे हैं, वो भी ध्यान से सुनिए। आपके लिए अनअकैडमी ने लॉन्च किया है लक्ष्य एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको एमपीपीएससी का कंप्लीट मार्गदर्शन मिलेगा, वो भी एमपीपीएससी के टॉप एजुकेटर से। यह बैच 19 फरवरी से शुरू हो चुका है। अभी भी देरी नहीं हुई है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अनअकैडमी में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें, देरी किस बात की है, और अपना लक्ष्य हासिल करें। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। जैसे ही आप मेरा कोड यूज करेंगे, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मेरा रेफरल कोड है हरदयाल कुशवाहा, जो कि कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। तो जल्द ही इस ऑफर का फायदा उठाइए, आखिरी कुछ दिन ही शेष रह गए हैं। 1 मार्च से ये डिस्काउंट 10% से घटकर 5% हो जाएगा। तो आज ही सब्सक्राइब करें और मेरा रेफरल कोड लगाना मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने बताया आपको, मेरा रेफरल कोड है कैपिटल लेटर में जो आपको लिखा हुआ है, हरदयाल कुशवाहा। अगला प्रश्न आ गया आपको। निम्न को कालक्रम के अनुसार लगाइए और नीचे दी गई कूटों में से सही चुनिए। यानी कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो ये ऑप्शन है आपके सामने: दांडी मार्च, जलियांवाला बाग नरसंहार, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो इसमें से सही कूट कौन सा है, ये पहचानना है। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी, पहले ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले घटना हुई थी इसमें स्वदेशी आंदोलन, ठीक है ना, जो कि कब होती है, ये हुई थी 1905 में। अगर इसको एग्जैक्ट देखा जाए तो 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की घटना घटी थी। देन उसके बाद में 1919 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। फिर उसके बाद में थर्ड नंबर पे आई दांडी मार्च, यानी कि दांडी यात्रा, जो कि 12 मार्च 1930 में हुई थी। फिर उसके बाद में आखिरी में भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बारे में तो खैर सभी को जानकारी होगी, क्योंकि ये 1942 में हुआ था, 1942 में। तो क्लियर हो गया। तो सबसे पहले कौन सा है, चौथा, यानी कि चौथा नंबर इसमें आ गया सबसे पहले, तो और इसमें भी आया है, ठीक है। देन उसके बाद में फिर कौन सा है, फिर आया था 1919 वाला कांड, यानी कि सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर भी इसमें सेम है और इसमें भी सेम है, लेकिन 2 ऑप्शन उल्टे ऊपर नीचे हैं इसमें, इसलिए इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन को इसको क्लियर कर लेना है। तो क्लियर हो गया आपको सबसे पहले कौन सा हुआ था। ये डेट जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं कि कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन। तो वो हुआ था 7 अगस्त 1905 को। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को, और दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की गई थी, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश में कहां
मेगालिथ के साक्ष्य मिले हैं। मेगालिथ, बरखिड़ा, जबलपुर, नीमच या फिर रीवा। तो इसका सही विकल्प है रीवा। रीवा में मिले हैं, इसके अलावा और सिवनी में भी मिले हैं, ये भी याद रखिएगा। सिवनी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला सिवनी कहलाता है। सिवनी में और रीवा में ये दोनों साक्ष्य मिले हैं मेगालिथ। अच्छा, मेगालिथ का जो क्षेत्र है, मेगालिथ किसको कहते हैं? ये जो महापाषाण महापाषाण संस्कृति है, जो महापाषाण संस्कृति का जो हिस्सा है, ठीक है ना, उसको कहते हैं मेगालिथ, ठीक है ना। और ये जो एरा है, ये 1700 से लेके 1000 ईसा पूर्व की जो समय अवधि है, काल है, उसको बोलते हैं मेगालिथ, ठीक है। इसके अलावा ये जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत में भी इसका पूरा एक प्रमाण मिलता है, ठीक है ना, जो कि महापाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। उनकी काफी समाधियां वगैरह यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दक्षिण भारत में, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? जब वो सुल्तान जो पदवी थी वो धारण की थी, तो कौन से सुल्तान थे जिन्होंने की दिल्ली सल्तनत जब बनी थी, दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता था, तो किसने सबसे अधिक समय तक राज किया था? खिलजी वंश ने, दास वंश ने, लोधी ने या फिर तुगलक ने? तो इसमें से सही विकल्प है तुगलक वंश। तुगलक वंश ने ही सबसे अधिक समय पर दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान बनकर राज किया था और सुल्तान बनकर ये गद्दी पर बैठे थे। अच्छा, इनका जो कार्यकाल था, इनका जो समयावधि थी, वो भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कि क्लियर हो कि सबसे अधिक किन्होंने राज किया था। 1320 से लेके 1414 तक तुगलकों ने यहाँ पर राज किया। बाकी अन्य वंश के बारे में भी अपन यहाँ पर जान लेते हैं। अच्छा, ऊपर दिया हुआ है खिलजी वंश। खिलजी वंश की शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 1290 में, यानी कि दास वंश जब खत्म हुआ था उसके बाद में खिलजी वंश की शुरुआत हो गई थी। और दास वंश कब से हुआ था? ये हुई थी 1206 में, 1206 से लेके 1290 तक। फिर उसके बाद में लोधी वंश, ये कितना 1451 से लेकर 1526 तक। देखिए, अब ये 1451 आ गया यहाँ पर, लेकिन ये 1414 तक था, तो इसके बीच का जो वंश है वो गायब है। वो कौन सा गायब वंश है? वो है सैयद वंश, ठीक है ना। जो सैयद वंश है, इसको भी याद रखना है। ये सैयद वंश के जो खिज्र खां थे, उन्होंने इस वंश की स्थापना की थी, और उसका जो कार्यकाल था, समय था, वो कब से था? 1400 लेके 1451 तक, ठीक है ना। ये खिज्र खां का समय था। तो इस तरीके से 5 ये वंश थे जो कि दिल्ली सल्तनत पे इन्होंने राज किया था। सबसे ज्यादा समय जो बिताया था वो तुगलक वंश ने बिताया था। उसके बाद में सबसे कम समय जो गुजारा था वो गुजारा था खिलजी वंश ने। खिलजी वंश का जो समय था बहुत कम था, 1290 से लेके 1320, यानी कि टोटल 30 वर्ष, ठीक है। और उसके बाद में ये 1206 से लेके 1290 तक, यानी कि कितने हो गए? 84 ईयर्स, ठीक है। फिर उसके बाद में 1451 से लेके 1526 तक, यानी कि ये टोटल कितना हो गया? 50 और 76 ईयर, ठीक है। क्लियर है? और ये इनका वर्ष कितना था? ये टोटल 35 से 36 वर्ष तक इन्होंने राज किया था, यानी कि सबसे कम समय खिलजी वंश ने गुजारा था। अगर आपको क्वेश्चन बने तो इसको भी आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आ गया, लॉर्ड कर्जन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कांग्रेस के प्रति उनकी पूर्ण सहानुभूति थी, या फिर बी, उन्हें सहायक संधि प्रारंभ की उन्होंने, या फिर वे भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन के उत्तराधिकारी बने, या फिर उन्होंने ढाका, चिटगांव, राजशाही के भागों को बंगाल के प्रांत से अलग किया और उन्हें असम में मिला दिया था। तो बताइए इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो डी विकल्प है ये बिल्कुल सही है, यानी कि लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल विभाजन किया था, वो कब किया था बंगाल विभाजन? ये किया था 1905 में, और इसके लिए उत्तरदायी लॉर्ड कर्जन ही होता है। लॉर्ड कर्जन ने किया था, और इसका जो कार्यकाल था ये कब से था? ये 1899 से लेके 1905 तक ही रहा। तो 1905 में जब ये विदा हुआ तब इसने बंगाल विभाजन करके गया था ये, और ढाका, चिटगांव, राजशाही ये सभी भाग को असम में मिला दिया था, ठीक है। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन जो हो रहे थे उस समय, उनको दबाने का उद्देश्य था इसका
कि वो सारे राष्ट्रीय आंदोलन जो उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा थे उसको 2 भागों में विभाजित किया जाए, जिससे कि वहां की जो जनता है वो बट जाएगी और उसका विभाजन करके आधा इस तरफ और आधा इस तरफ हो जाएगा और जो आंदोलन है उस पर अंकुश लग सकेगा। तो इस कारण से ये बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 14वां। निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है यदि पहला, वह 4 या अधिक लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के लिए साधारण निर्वाचन के लिए मतदान के कुल मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त हो। यानी कि राष्ट्रीय दल के रूप में वो कैसे उसको मान्यता मिलती है कि वो एक नेशनल पार्टी बन सके, यानी कि 4 या 4 से अधिक लोकसभाओं में या फिर राज्य विधानसभाओं में उसे साधारण निर्वाचन में जो मतदान होता है, ठीक है ना, उसके कुल वैध मतों में से कम 6% वोट मिलना चाहिए, या फिर वह लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन में किसी राज्य या किन्हीं राज्यों में से कम 4 सीटों पर जीत हासिल करे। ठीक है ना, राज्यों में या फिर लोकसभा में के निर्वाचन में वो 4 सीटों पे उसको जीत हासिल करना जरूरी है, तब वो एक नेशनल पार्टी के रूप में या नेशनल या राष्ट्रीय दल के रूप में उसको मान्यता देता है कौन, निर्वाचन आयोग। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है ये पता करना है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका सही विकल्प कौन सा है, बिल्कुल सही है, ऊपर के दोनों विकल्प सही है। ठीक है ना, इन दोनों को आपको याद रखना है कि नेशनल पार्टी कैसे बन सकती है। ठीक है ना, लोकसभा और राज्य विधानसभा में साधारण निर्वाचन में उनको मत का कम से कम 6% प्राप्त होना चाहिए, साथ ही साथ में लोकसभा या फिर राज्यसभा में कम से कम 4 सीटों पर वो जीत हासिल करे वो वाला दल, तो उसको राष्ट्रीय दल का मान्यता मिल जाती है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं, ए भोपाल, बी इंदौर, सी लखनऊ या फिर डी हैदराबाद। तो इसका सही विकल्प क्या है, तो इसका सही विकल्प है इंदौर। इंदौर में स्थित है ये उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, जिसको बोलते हैं लेजर अनुसंधान केंद्र, लेजर अनुसंधान केंद्र। ठीक है ना, ये कहां पर है, ये इंदौर में स्थित है। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1984 में। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी का गठन कब किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, 1 नवंबर 1956, 17 सितंबर 1957, 23 अक्टूबर 1956 या फिर 11 अक्टूबर 1957। तो इसका जो सही विकल्प क्या है, विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो ऊपर वाला, जिस दिन मध्य प्रदेश का स्थापना की गई थी उसी दिन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था। अच्छा, ये जो गठन हुआ था, ये गठन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, याद रखिएगा, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की तहत। ठीक है ना, इसकी जो सेक्शन है ये भी याद रखना है आपको, सेक्शन 118(3) के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और इसका जो मुख्यालय वो कहां पर है, वो है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या फिर गृह मंत्री। तो इसका जो सही विकल्प है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा जो कैग जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, CAG शॉर्ट फॉर्म होता है, कैग कंप्यूटर ऑडिटर जनरल बोलते हैं इसको, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हिंदी में बोला जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसका जो कार्यकाल होता है कैग का, वो होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक की आयु। ठीक है ना, 65 वर्ष तक की जो आयु होती है उसमें से कोई भी एक जो काल है वो अगर पूरा हो जाता है तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और इनकी जो नियुक्ति होती है इसके बारे में पूरा डिटेल अनुच्छेद 148 में पूरा ब्यौरा दिया गया है, ये ध्यान रखना, और अध्याय 5 में। ठीक है, इसका जो चैप्टर 5 है और अनुच्छेद 148 से लेके 151 के बीच में इसकी पूरी डिटेल दी गई है। अगर आपने इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है पूरा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के ऊपर में, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट से जाकर वो वीडियो पूरा देखिए, जिसमें कि मैंने स्टडी कॉन्सेप्ट की प्लेलिस्ट में पूरा इसके बारे में
डिटेल में एक्सप्लेन किया है और साथ ही साथ में इस पर पूरी एमसीक्यू सीरीज भी बनाई हुई है, उसका भी पूरा का पूरा आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे। तो पूरा डिटेल आपको वहां पर मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, ये केक जो है एक संवैधानिक संस्था है, याद रखिएगा, संवैधानिक संस्था कहलाती है। संविधान के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा केक के सदस्य और इसके जो अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, विश्व का पहला ऊंट का अस्पताल, कैमिल, ठीक है ना, ऊंट का अस्पताल किस शहर में स्थित है? दिल्ली, बीकानेर, दुबई या फिर अजमेर? तो इसका सही विकल्प है दुबई। दुबई में है ऊंटों का अस्पताल, जिसमें कि ऊंटों का जो भी चिकित्सा है या फिर उस पर जो अनुसंधान करना है या फिर उसकी ब्रीड को विकसित करना है, उसका पूरा रिसर्च यहाँ पर किया जाता है। क्योंकि दुबई एक पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र है और वहां पर ऊंटों की बहुत आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऊंटों की प्रायिकता देखते हुए वहां पर ये अस्पताल खोला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, WHO, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, ने कोरोना वायरस से हुई बीमारी को क्या नाम दिया है? कोविड-19, डोविड-19, सोविड-19 या फिर कोविड-20? तो इसका सही विकल्प है कोविड-19। WHO ने इसका नाम दिया, जो कि एक महामारी अभी पिछले वर्ष ही बहुत जघन्य रूप से, बहुत ही खतरनाक रूप से पूरे विश्व में फैली हुई थी और इससे लाखों लोग, लाखों क्या करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए थे और लाखों लोग इससे ये समझ लो कि मौत के घाट, समझ लो कि मौत के मुहाने से लौटे हैं और काफी लोगों की मृत्यु भी इससे हुई थी। और ये जो नाम दिया था, ये नाम कब दिया था, इसका डेट जरूर आपको पता होना चाहिए। 11 फरवरी 2020 को इसका ये नामकरण किया गया था। ठीक है ना, पिछले वर्ष, यानी कि पूरा एक वर्ष से ज्यादा इस बीमारी के नामकरण को हो चुका है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया 20वां, चेकमेट और स्लेटमेट ये शब्द किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, गोल्फ, शतरंज या फिर टेबल टेनिस? तो इसका सही विकल्प है शतरंज। शतरंज से संबंधित है ये दोनों की दोनों जो शब्द हैं, चेकमेट और स्टेलमेट, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा अगस्त 2020 में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इंतजार आपका नाम का एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया था? किसने किया था? मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, राजस्थान ने या फिर उत्तराखंड ने? तो इसका सही विकल्प है मध्य प्रदेश सरकार ने ये अगस्त 2020 में आपका इंतजार नाम का एक जो कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये अभियान शुरू किया था। क्योंकि इसमें ये वाला जो पैकेज था, इस पैकेज में पूरा का पूरा जो कोविड-19 की रोकथाम के बारे में जो सुरक्षा और दिशा निर्देश थे, उसका पूरा पालन किया गया था और उसके साथ में इस अभियान को शुरू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया 22वां, जनवरी 2020 को किस भारतीय बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम रखा गया? जवाहर बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, गोवा बंदरगाह या फिर विशाखापत्तनम बंदरगाह? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, कोलकाता बंदरगाह। इस बंदरगाह का नाम जनवरी 2020 में बदल दिया और इसका नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया। अच्छा, ये जो नाम की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जो कि 12 जनवरी को की गई थी। ठीक है ना, 12 जनवरी 2020 को इसकी घोषणा की गई थी। और उस दिन क्या था? वो दिन था युवा दिवस, ध्यान रखिएगा, ये दिवस जरूर याद रखना है। युवा दिवस मनाया जाता है उस दिन, और उस दिन ये घोषणा की थी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से अब पुकारा जाएगा कोलकाता बंदरगाह को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरकता और नमी का संरक्षण में सहायता नहीं करती है? समुच्च रेखीय जुलाई या फिर वर्षाहीन खेती, स्थानांतरित खेती या फिर पट्टीदार खेती? इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है डी। ऊपर नीचे है ऑप्शन, डी ऊपर दिया हुआ है। तो डी जो है, स्थानांतरित खेती जो होता है, ये नमी का संरक्षण नहीं करती है और मृदा की उर्वरकता को भी ये खत्म करती है। तो ये एक प्रकार की ऐसी खेती है जिससे कि भूमि का ह्रास होता है और भूमि का पूरी की तरीके से नुकसान हो जाता है।
अच्छा, इस प्रकार की खेती करते कौन है? जो जनजातीय क्षेत्र के लोग होते हैं, यहाँ पे जनजाति ज़्यादा निवास करती हैं, वहाँ के लोग बड़े पैमाने पर इस तरीके की खेती करते हैं। यानी कि एक बार एक स्थान पर खेती कर ली, फिर उसके बाद में उस स्थान को बदल दिया, फिर दूसरे स्थान पर खेती कर ली और पहला वाला छोड़ दिया। तो इससे क्या होता है, जो भूमि होती है उसकी मृदा और उसकी जो उर्वरकता है उसमें बहुत कमी आती है, और वहाँ पे जो नमी होती है वो नमी भी चली जाती है, और इससे क्या ना कि उस भूमि में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और भूमि का कटाव भी चालू हो जाता है, ठीक है ना, और उस भूमि का उपजाऊपन भी पूरी तरीके से खत्म होने लगता है, ठीक है। तो दिस इज द राइट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया 24वां। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किनसे हुए युद्ध में विजय के प्राप्त करने के पश्चात मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकार स्थापित कर लिया था? फ्रांसीसियों के विरुद्ध युद्ध हुआ था, या फिर मराठों के विरुद्ध हुआ था, सिखों के विरुद्ध हुआ था, या फिर पिंडारियों के विरुद्ध हुआ था? तो इसमें से सही विकल्प है मराठों पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। उसके बाद में मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था, जैसे कि मालवा का क्षेत्र जो है, ठीक है ना, मालवा का, ग्वालियर का किला, चंबल का उत्तरी भाग, और तथा सतपुड़ा के जो प्रमुख क्षेत्र थे, चाहे वो दक्षिणी क्षेत्र हो, सतपुड़ा की पूरी पट्टी, उसका मुख्यतः इन सभी क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था जब मराठाओं को उन्होंने हरा दिया था, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट फैक्ट। अगला प्रश्न आ गया 25वां, और इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है 25वां। अक्षय तृतीय किस वर्ष पर्व से जुड़ा पर्व को कहा जाता है? कौन सा पर्व है जिसको कि अक्षय तृतीया कहा जाता है? आखा तीज, लारू खाज, गणगौर, या फिर नीरजा? तो इसका जो विकल्प भी है ऊपर दिया हुआ है, ऊपर नीचे हो गए हैं विकल्प, ये बिल्कुल सही है। आखा तीज जो होता है उस पर्व को अक्षय तृतीया कहा जाता है, यानी कि जो महीने की तीसरी तिथि होती है जिसको अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं, उसी को आखा तीज कहा जाता है। और ये जो पर्व है ये मुख्य रूप से मालवा और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहां पर ये बैसाख का जो महीना आता है, जो कि भारतीय महीना कहा जाता है, उस समय ये पर्व मनाया जाता है। और इसमें मुख्यतः विवाह के शुभ मुहूर्त होते हैं, और उस दिन सारे मांगलिक कार्य बिना किसी विघ्न के संपन्न होते हैं। तो इसलिए ये अक्षय तृतीया को सबसे ज्यादा भारतीय सनातन धर्म में विवाह का उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि अन्य वो सारे परीक्षार्थी जो कि मेरी इस सीरीज को मिस कर रहे हैं वो भी लगातार जुड़ें और मेरे एमपीपीएससी की सीरीज को देख सकें। तो इसी के साथ में मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। लगातार ट्यून रखने के लिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन के साथ में ऑल का आपको रेडियो बटन सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद में सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। अच्छा, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अब से आप अनअकैडमी पर भी मेरी लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं और उसमें वो सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं जो कि आप मध्य प्रदेश जीके और उसके अलावा एमपीपीएससी की जीके की जो भी क्लासेस में लूंगा उसमें वो सारे फैक्ट्स के साथ में मैं आपके साथ में उपस्थित रहूंगा। और वहां पे आपके मन में जो भी डाउट चल रहे हैं पर्टिकुलर फैक्ट में, पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, यू कैन आस्क डायरेक्टली इनटू दैट पर्टिकुलर लाइव क्लास। तो आप अनअकैडमी पे बहुत ही जल्दी मेरी लाइव क्लास से जुड़ने वाले हैं। अगले वीडियोस में आपको उसके लिंक्स बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से ज्वाइन, वहां पे आपको पर्टिकुलर डेट और टाइम भी मिलेगा कि किस समय वो क्लास होगी। तो सेम टाइम पे आप उस क्लास को ज्वाइन करके वो सारे फैक्ट्स, चाहे वो मध्य प्रदेश जीके हो या फिर अन्य जीके का पार्ट, उससे आप कवर कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों टू ज्वाइनिंग माय दिस वीडियो, और अनअकैडमी पे भी हम मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द। तो लगातार ट्यून रखिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट, जिससे कि आपको वो सारी जानकारी मिल पाए, जिससे कि आपको वो सारे कोर्सेज कंप्लीट हो पाए। जय हिंद, जय भारत।